जल ही जीवन है। आई एम श्योर आप में से सभी लोगों ने ये कहावत सुनी होगी और मुझे लगता है कि अगर आज का एपिसोड आपने अच्छे से देखा और समझा तो इस कहावत का सही मायना आपको समझ में आ जाएगा। पर इससे पहले हम आगे बढ़े, मैं चाहता हूँ कि आप लोग मेरे पुराने एपिसोड्स देख लें, क्योंकि कुछ एक जो कंसेप्ट्स हैं, फंडामेंटल्स हैं, जो कि इस एपिसोड में और आने वाले एपिसोड्स में भी मैं यूज़ करूँगा, वो मैंने काफ़ी विस्तार में पुराने एपिसोड्स में डिस्कस किए हैं। तो अगर आपने वो एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो कृपया करके देख लीजिए। और चलिए शुरू करते हैं। तो पिछले एपिसोड्स में हमने डिस्कस किया था लाइफस्टाइल के 5 कंपोनेंट्स होते हैं: मोशन, न्यूट्रिशन, हाइड्रेशन, रेस्ट एंड रिकवरी। मोशन और न्यूट्रिशन में पिछले एपिसोड्स में कवर कर चुका हूँ और आज के एपिसोड में हम कवर करेंगे हाइड्रेशन। हाइड्रेशन यानी पानी। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि हाइड्रेशन क्या होता है, बॉडी में क्यों ज़रूरत होती है पानी की, और फिर फाइनली हम देखेंगे कि कितनी ज़रूरत होती है बॉडी में पानी की। तो देखिए, आपकी बॉडी जो होती है वो लगभग 60 से 70% पानी की बनी होती है। ये पानी जो आपकी बॉडी में होता है वो सेल्स से लेके टिश्यूज़, हेयर, स्किन, एवरीथिंग, पूरी आपकी जो बॉडी होती है उसमें हर जगह पानी होता है। सो पहले ये समझते हैं कि पानी की बॉडी में क्या क्या फंक्शंस होते हैं। एक, आपका ब्लड जो होता है वो पानी से बना होता है काफ़ी हद तक। सो एक पहला फंक्शन हो गया ट्रांसपोर्टेशन। फिर उसके बाद में थर्मोरेगुलेशन। फिर उसके बाद में सेल्स जो होते हैं उसमें पानी होता है, तो सेल्स को एक कुशन प्रोवाइड करना। फिर आपका स्पाइनल जो फ्लूइड्स होती हैं वो भी पानी की बनी होती हैं। सिनोवियल फ्लूइड्स, जॉइंट्स, उन सब जगह पे पानी होता है। तो अगर आपकी बॉडी में मान लीजिए 1 से 2% पानी भी कम होता है तो यू कैन एक्चुअली डाई। तो हाइड्रेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब हम एक एक करके बॉडी में सारी जगह पे हाइड्रेशन समझना स्टार्ट करेंगे, बट उसके पहले कुछ एक बेसिक कंसेप्ट्स कवर कर लेते हैं। ब्लड का काम क्या होता है बॉडी में? आप सांस लेते हैं, आप खाना खाते हैं, आपको ऑक्सीजन मिलती है और न्यूट्रिशन मिलता है। तो ये ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन जो होती है वो दोनों चीज़ें आपके ब्लड में मिक्स हो जाती है, और फिर ब्लड जो होता है वो आपकी आर्टरीज और कैपिलरीज के थ्रू आपकी पूरी बॉडी में ट्रैवर्स करता है। हर एक सेल को ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। और ये प्रोसेस कौन कंडक्ट करता है? आपका हार्ट। अब हार्ट क्या होता है? बेसिकली 4 चैम्बर्स होते हैं, एट्रियम और वेंट्रिकुलर। और उसके बाद में इन चैम्बर्स में आपका एक डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो आता है, वहाँ से ऑक्सीजन कलेक्ट करता है, न्यूट्रिएंट कलेक्ट करता है और फिर बॉडी में वापस भेज देता है। फिर वहाँ से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है और जो बचा हुआ वेस्टेज ब्लड होता है वो काफ़ी हद तक आपके किडनीज में चला जाता है, और वरना वो वापस आपके हार्ट में चला जाता है। तो हार्ट का जो ये पंपिंग मैकेनिज्म होता है, इसके थ्रू आपकी बॉडी को न्यूट्रिशन मिलता है यूजिंग ब्लड एज ए ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो एक फंक्शन ये हो गया पानी का। दूसरा फंक्शन हो गया टू फैसिलिटेट कम्युनिकेशन। देखिए, आपका जो ब्रेन होता है वो आपके मसल्स को कंट्रोल करता है। 2 तरह के मसल्स होते हैं, वॉलंटरी, इनवॉलंटरी, फॉर द टाइम बीइंग, बेसिक समझने के लिए। ऐसे मसल्स जिनको आप चाहते हो उनको कंट्रोल करना, और ऐसे मसल्स जिनको आप ना चाह के भी वो अपने आप काम करते हैं। जैसे हार्ट एक मसल है बट आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन अगर मुझे अपना हाथ ऐसे मूव करना है तो ये मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। तो वॉलंटरी और इनवॉलंटरी मसल्स। तो जब भी मैं अपने मसल्स को मूव करना चाहता हूँ, पिछले एपिसोड्स में मैंने आपको बताया था कि देखिए, मसल्स जो होते हैं वो एक आपके स्ट्रक्चर को मोबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। बोन्स होते हैं, बोन्स से कनेक्टेड होते हैं आपके मसल्स कनेक्टेड होते हैं आपके न्यूरॉन्स से, और जैसे न्यूरॉन्स फायर होते हैं, जैसे न्यूरॉन्स सिग्नल करते हैं मेरे मसल्स को मूव करने के लिए, मेरे मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, रेस्टिंग पोजीशन पे आते हैं, और इस एक सिंपल एक्शन से मेरी पूरी बॉडी आगे पीछे मूव करती है। और जो भी कॉम्प्लेक्स मूवमेंट्स होते हैं वो सब इस सिंपल से एक्शन से होते हैं। तो अब ये जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस होते हैं, इनमें फंक्शनिंग किस तरह से होती है? तो वाटर जो है बॉडी में वो एक सॉल्वेंट का काम करता है, जिसमें कि आपके आयंस डिसॉल्व हो जाते हैं, जैसे कैल्शियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया। और ये जो होते हैं ये पॉजिटिवली चार्ज आयंस होते हैं। और आपने अगर बचपन में फिजिक्स पढ़ी होगी या इलेक्ट्रिसिटी के कुछ कंसेप्ट्स पता होंगे, तो जब भी आपके पॉजिटिव आयंस मूव करते हैं वो अपने साथ में एक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। तो सेल्स जो होते हैं, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, उसमें भी फ्लूइड्स होती हैं। एक होती है सेल्स के अंदर की फ्लूइड जिसको हम बोलते हैं इंट्रासेल्युलर फ्लूइड, और एक होती है सेल्स के बाहर की फ्लूइड जिसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लूइड। और सेल्स अंदर इस फ्लूइड का प्रेशर मेंटेन करते हैं थ्रू इलेक्ट्रोलाइट्स। तो इंट्रासेल्युलर जो फ्लूइड होती है उसमें लार्ज कंसंट्रेशन होती है पोटेशियम की, वहीं एक्स्ट्रासेल्युलर जो फ्लूइड होती है उसमें लार्ज कंसंट्रेशन होती है सोडियम की। सोडियम और पोटेशियम जब एक लो प्रेशर ग्रेडियंट से हाई प्रेशर ग्रेडियंट में मूव करते हैं, उससे आयन एक्सचेंज का प्रोसेस होता है जिसको हम बोलते हैं सोडियम पोटेशियम पंप। उससे इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट होता है और उसी से बेसिकली आपकी बॉडी
मूव करती है, उसी से आपके मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और उसी से रिस्टोर होते हैं। तो सोडियम पोटेशियम आयन एक्सचेंज जो होता है, दिस इज द बेसिक प्रोसेस थ्रू हाउ योर ब्रेन कम्युनिकेट्स विथ योर मसल्स। और कभी भी आप देखेंगे कि अगर थोड़ा सा भी आप वाटर लूज करते हैं या कोई भी इलेक्ट्रोलाइट अगर लूज करते हैं तो आपको क्रैम्प होने लग जाता है या एक मसल में टाइटनेस हो जाती है। और उसके बाद में अगर कोई आपसे बोलता है तो वो क्या सजेशन देता है कि थोड़ा सा पानी पी लो उसमें नमक डाल के, राइट? दैट इज द यूजुअल सजेशन जब आपको क्रैम्प्स आते हैं। बट आई होप नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाई क्रैम्प्स कम। क्योंकि क्या हो गया कि सोडियम पोटेशियम आयन एक्सचेंज प्रोसेस हो रहा है और मेरे सेल के अंदर में सोडियम की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गई, जिसके कारण मेरे सेल के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गई, जिसके कारण मेरे मसल्स जो हैं एक स्टेट में थे और वो एक ही स्टेट में रह गए। इन आइडियल सिनेरियो जो ये प्रोसेस होता है सोडियम पोटेशियम आयन एक्सचेंज का, वो रेगुलरली चलता रहता है। लेकिन जहाँ कहीं आपका वाटर इम्बैलेंस हुआ या इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हुआ, वहाँ पे मसल एक स्टेट में रह के चला जाता है और फिर वो दूसरे स्टेट में जाने में आपको काफ़ी तकलीफ होती है। अब एक जो प्रोसेस होता है वो होता है थर्मो रेगुलेशन। आप अगर कभी धूप में जाते हैं तो जनरली आपकी बॉडी पसीना बहाना शुरू कर देती है, या कभी एक्सट्रीम ठंड में जाते हैं तो आपकी बॉडी आपको शिवर करना शुरू कर देती है। और दोनों ही ये तरीके जो हैं, ये बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने के तरीके हैं। आप धूप में जाएंगे, बॉडी को समझ में आएगा कि कोर बॉडी टेम्परेचर बढ़ रहा है, सो वो वाटर छोड़ना चालू कर देती है, अलॉन्ग विथ वाटर ऑल्सो सम इलेक्ट्रोलाइट्स। तो इसीलिए जो स्वेट होता है, स्वेट इज बेसिकली वाटर प्लस सम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। और जैसे ही बॉडी वाटर छोड़ दी है, अंतर कूलिंग स्टार्ट हो जाती है और उससे आपकी बॉडी थर्मोरेगुलेशन, जो अपना कोर बॉडी का जो एक टेम्परेचर होता है, उसको मेंटेन करती है। उसी प्रकार से जब बॉडी शिवर करती है, जब आप बहुत ज़्यादा ठंड में जाते हैं, तो बेसिकली क्या होता है कि आपकी जो वेन्स होती हैं वो कॉन्स्ट्रिक्ट कर देती हैं, उससे आपका ब्लड प्रेशर थोड़ा सा लो हो जाता है और उसके कारण आपकी बॉडी थोड़ा सा इंटरनल बॉडी में टेम्परेचर बढ़ाना शुरू कर देती है। सो ये मैकेनिज्म्स होते हैं थर्मोरेगुलेशन के, और इन मैकेनिज्म्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपकी सही अमाउंट में इलेक्ट्रोलाइट्स और वाटर। फिर एक जो प्रोसेस होता है वो होता है फिल्ट्रेशन का। अब देखिए, किडनीज जो होती हैं आपकी बॉडी में, दो किडनीज हैं, और किडनीज जो होती हैं कुछ हद तक ऑस्मोसिस का एक प्रोसेस होता है जिसको फॉलो करती हैं। अगर कभी आपने बचपन में केमिस्ट्री में पढ़ा होगा ऑस्मोसिस, तो बेसिकली एक लिक्विड जो होती है हाई कंसंट्रेशन ग्रेडियंट से लो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट में मूव करती है, जिसके थ्रू फिल्ट्रेशन का प्रोसेस होता है। और हमारी जो किडनीज होती हैं वो लगभग 80% वाटर होती हैं, तो उसमें जो फिल्टर्स होते हैं दे नीड टू बी वेट। और जितने ज़्यादा किडनीज आपके वेट होते हैं और फिल्टर्स वेट होते हैं, यानी कि एक ऑप्टिमल कैपेसिटी पे, उतना ज़्यादा आपका फिल्ट्रेशन का प्रोसेस जो होता है वो प्रॉपर ढंग से होता है। और अगर मान लीजिए आपकी किडनीज वेट नहीं है सही अमाउंट में, किडनीज अगर डिहाइड्रेटेड हैं, तो फिर आपका बॉडी जो है वो ब्लड प्यूरिफिकेशन का काम या जो लिक्विड प्यूरिफिकेशन का काम होता है बॉडी में, वो सही ढंग से नहीं कर पाएगा। और अगर किडनीज ये प्रोसेस नहीं करेंगी तो फिर लिवर को मजबूरी में उस प्रोसेस को करना पड़ेगा। और देखिए, लिवर का प्राइमरी फंक्शन ये नहीं है। लिवर कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। लिवर का जो प्राइमरी फंक्शन होता है वो है फैट मेटाबॉलिज्म का, बट इट कैन ऑल्सो प्यूरिफाई ब्लड इफ नीडेड। तो अगर आपकी किडनीज प्रॉपर ढंग से फंक्शन नहीं कर रही हैं तो फिर लिवर विल हैव टू डू देयर जॉब। और अगर लिवर ये काम करेगा तो फिर उससे आपका जो फैट मेटाबॉलिज्म है वो भी इम्पेयर होगा। तो जब लोग बोलते हैं कि पानी पीने से मेटाबॉलिज्म बढ़ रहा है, पानी पीने से मेटाबॉलिज्म बढ़ नहीं रहा है। पहले आपका मेटाबॉलिज्म बेस लाइन पे था जब आपके किडनीज अच्छे से काम कर रहे थे। अब आपने पानी पीना कम कर दिया तो किडनीज इस कैपेसिटी पे ऑपरेट कर रहे हैं। अब अगर आपने पानी पीना वापस शुरू कर दिया तो किडनीज वापस इस कैपेसिटी पे काम करेंगे। तो आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ नहीं रहा है, बट इट इज़ रिटर्निंग टू ऑप्टिमम लेवल्स। सो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि पानी आप सही मात्रा में पिए। तो देखिए, बॉडी में कई हार्मोन्स होते हैं जो आपके वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स की कंसंट्रेशन को मेंटेन करके रखते हैं, जैसे एल्डोस्टेरोन हो गया, ADH हो गया, ANP हो गया। और ये सारे हार्मोन्स जो होते हैं, इनका मेन फंक्शन है कि बॉडी में कहीं पे भी अगर आपका ब्लड प्रेशर, वाटर प्रेशर बढ़ रहा है तो वहाँ पे सोडियम और पोटेशियम को किस तरह से रेगुलेट करना है कि बॉडी का एक नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर है वो बना रहे। तो कई बार आपको पता होगा कि जब किसी को ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होती है तो डॉक्टर जनरली उसको बोल देता है कि आप अपना सोडियम कम कर दें, राइट? क्योंकि क्या होगा कि आप सोडियम ज़्यादा खाएंगे तो आपका एक्स्ट्रा सेलुलर लेवल पे आपका वाटर रिटेंशन बढ़ेगा। जितना ज़्यादा वाटर रिटेन करेगा उतना ज़्यादा आपके फिर ब्लड वेसल्स पे प्रेशर बढ़ेगा और एज अ रिजल्ट ऑफ विच आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। हालांकि उसको अगर एक सिंपल तरीके से समझें तो पहले आपका सोडियम क्यों बढ़ रहा है बॉडी में सोडियम इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि आपकी बॉडी में सफिशिएंट अमाउंट में
पानी नहीं है। आप सोच के देखें, अगर आप सफिशिएंट अमाउंट में पानी ड्रिंक करना शुरू कर देंगे तो बॉडी जो है एक्सेस अमाउंट ऑफ सोडियम ऑटोमेटिकली फ्लश कर देगी, तो आपको ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम ही नहीं होगा। वहीं ये भी हो सकता है कि आपकी बॉडी में आप सोडियम ज़्यादा खा रहे हैं, पोटेशियम कम खा रहे हैं, तो एक दूसरा तरीका ये है कि सोडियम रिड्यूस करने की जगह आप अपना पोटेशियम इंटेक वापस से चेक करिए। तो जहाँ आपका पोटेशियम इंटेक बढ़ जाएगा वहाँ एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रासेलुलर जो फ्लूइड्स होती हैं इनके बीच का एक बार बैलेंस मेंटेन हो गया तो फिर आपका ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए, इलेक्ट्रोलाइट्स और वाटर जो हैं बहुत ही टाइटली रेगुलेटेड होते हैं और इसमें कहीं से भी कोई भी जो प्रॉब्लम होती है एज अ रिजल्ट ऑफ विच देन यू गेट लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स। तो अब अगर ये चीज़ हमें समझ में आ गई है तो अब मैं बताता हूँ आपको कि आपको पानी कितना पीना चाहिए। तो देखिए, एक कंसेप्ट होता है जिसको हम बोलते हैं वाटर टर्नओवर का, जिसमें कि आपकी बॉडी जो है एक तो आपका ब्लड जनरेट करती है पानी से हर दिन, क्योंकि आपका ब्लड जो होता है कुछ आपका वेस्ट होके चला जाता है, बट बॉडी हैज़ टू मेंटेन सर्टेन कंसंट्रेशन ऑफ ब्लड, तो बॉडी ब्लड प्रोड्यूस करती है। मेटाबॉलिज्म जो होता है उसके लिए वाटर लगता है। दूसरा, फिर आपका थर्मो रेगुलेशन में, स्वेटिंग, पर्सपिरेशन में, वहाँ पे आपका पानी लग जाता है, फिर आपका यूरिन में वाटर वेस्ट होकर बाहर निकल जाता है। सो इस तरह से एक हेल्दी एडल्ट्स में जनरली वाटर का जो टर्नओवर होता है, टर्नओवर रेट जो होता है विच इज़ रफली अराउंड 3 to 4%, और उसको अगर आप मोटा मोटा देखेंगे तो इट्स अराउंड 2.5 to 3 लीटर्स। और ये डिपेंड करता है आपकी एक्टिविटी के ऊपर, एज, वेट, हाइट, जेंडर, बट मैं बोल रहा हूँ कि इतना मिनिमम होता है, मतलब 2.5 से 3 लीटर जो पानी होता है वो आपका डेली टर्नओवर बॉडी में मिनिमम होता है। तो अगर आप 2.5 से 3 लीटर पानी नहीं पी रहे हो ऑन ए रेगुलर बेसिस तो फिर आपकी बॉडी इज गेटिंग इन डेफिसिट ऑफ वाटर। तो अब देखिए, जब आप पानी कम पीते हो तो उसका इमीडिएट बॉडी ऐसा नहीं है कि इट विल अफेक्ट योर सर्वाइवल ऑलमोस्ट इमीडिएटली, क्योंकि बॉडी में लेयर्स होती हैं, बॉडी में पानी अलग अलग तरीके से काम पड़ता है। सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं, फिर उसके बाद में उससे कम इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं, और फिर लीस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं। तो देखिए, जैसे आपने पानी पीना कम कर दिया और मान लीजिए आपकी जो डेली रिक्वायरमेंट है उससे आप 1% पानी कम पी रहे हैं या 1 लीटर पानी कम पी रहे हैं, तो अब सबसे पहले जो होगा वो आपकी स्किन अफेक्ट होगी। क्यों? क्योंकि जो एक आपकी स्किन है जो कि एक सर्टेन अमाउंट में जिसमें हाइड्रेशन होता है, वो बॉडी बोलेगी कि देखिए मेरे पास में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है, मेरे ब्रेन से मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता, मैं अपने ब्लड प्रेशर से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता, मैं अपनी हार्ट हेल्थ से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता, काफ़ी हद तक किडनी और लिवर हेल्थ से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता, लंग से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता। तो मैं एक काम करता हूँ, पहले स्किन में जो वाटर प्रेजेंट है उस वाटर को मैं इधर रीडायरेक्ट कर देता हूँ। तो पहले बॉडी विल अफेक्ट योर स्किन, उसके बाद में फिर सेकेंड लेवल पे बॉडी विल से चलो मेरे पास 2 किडनीज़ हैं, मैं एक काम करता हूँ इन किडनीज़ का थोड़ा सा हाइड्रेशन कम कर देता हूँ और इसका मेटाबॉलिज्म थोड़ा बहुत अफेक्ट हो जाता है, तो उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है, मेरी बॉडी जिंदा है। तो फिर आपकी किडनीज अफेक्ट होंगी विच विल ऑल्सो अफेक्ट सम अमाउंट ऑफ फैट मेटाबॉलिज्म, राइट। उसके बाद में फिर बॉडी बोलेगी कि यार एक काम करता हूँ, अब मैं इसका ब्लड प्रेशर थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, ठीक है, और उसके कारण क्या करोगे, आप अपना सोडियम इंटेक कम कर दोगे। सो इस तरह से बॉडी के लेवल्स होते हैं। तो लोग बोलते हैं कि मैं तो 1 लीटर पानी पी रहा हूँ, 2 लीटर पानी पी रहा हूँ, बट फिर भी जिंदा हूँ। तो बस या स्किन जो आपकी ड्राई हो रही है, पैची हो रही है, या हार्मोनल प्रॉब्लम्स हो रही हैं, वो आप जिंदा हो, लेकिन वो सारी प्रॉब्लम्स आर बिकॉज यू आर नॉट हाइड्रेटिंग योर सेल्फ एडिक्वेटली। तो इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट। और अगर उसके बाद में भी आप नहीं सुनते हो तो उसके बाद में बॉडी के पास कोई चॉइस नहीं है, फिर आपका इट विल स्टार्ट अफेक्टिंग योर ब्रेन, फिर आपको माइग्रेन्स की प्रॉब्लम हो जाती है, डिजीनेस की प्रॉब्लम हो जाती है, एंड देन इट अफेक्ट्स योर ओवरऑल हेल्थ एंड वेलबींग। और फाइनली आप एकदम कम कर दोगे, यू आर बाउंड टू गेट सम सॉर्ट ऑफ क्रॉनिक इलनेस। सो आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। 2.5 लीटर्स टू 3 लीटर इज अ डेली टर्नओवर। 1 से 2% भी अगर उसमें से आप कम करते हो, इट विल स्टार्ट अफेक्टिंग योर बॉडी इन एडवर्स मैनर। वो चेंजेस आपको विजिबल नहीं होंगे, बट रेस्ट अश्योर्ड दोज आर चेंजेस विच आर ऑलरेडी हैपनिंग इनसाइड योर बॉडी एज ए कॉम्प्रोमाइज मैकेनिज्म। और ये जो 2.5 से 3 लीटर ये जो रिक्वायरमेंट है, ये मिनिमम है, विच मीन्स दैट दिस रिक्वायरमेंट कैन गो अप। बहुत ज़्यादा भी होती है, कई लोग 5 से 6 लीटर पानी पीते हैं, जैसे कि मैं 5 लीटर रोज़ पानी पीता हूँ। कुछ लोग 6 से 7 लीटर पीते हैं, 8 लीटर पीते हैं, 10 लीटर पीते हैं, एथलीट्स, क्योंकि जितना ज़्यादा आपका बॉडी का टर्नओवर होगा उतना ज़्यादा आपको पानी की ज़रूरत पड़ेगी। दूसरा एक कंसेप्ट आता है, कई लोग बोलते हैं कि देखिए मुझे तो प्यास लगती ही नहीं है। तो उसको समझने के लिए आपको पहले अपने बचपन में जाना पड़ेगा।
जब आपकी बॉडी को आप ट्रेन नहीं करते थे, बॉडी सेल्फ ट्रेन थी, उस समय आपको भूख लगती थी तो आप खाना खाते थे, आपको प्यास लगती थी तो आप पानी पीते थे। जैसे जैसे बड़े होते चले आपने अपनी बॉडी को ट्रेन करना शुरू कर दिया, आपने अपने माइंड को ट्रेन करना शुरू कर दिया टू लाइक थिंग्स विच यू लाइक एंड टू हेट थिंग्स दैट यू डोंट लाइक। तो आपको खाना पसंद है, इवन दो आपकी बॉडी बोल रही है भाई मेरा पेट भर गया है, लेकिन आपका मन नहीं भरा, आप खाते जा रहे हो। उसी तरह से आपको प्यास लग रही है, लेकिन आप क्या बोल रहे हो कि मेरी मीटिंग है, मुझे वॉशरूम बार बार नहीं जाना है, तो मैं पानी नहीं पीऊंगी। तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आप अपनी बॉडी को ट्रेन कर रहे हो टू नॉट फील द साइंस ऑफ हंगर, नॉट फील द साइंस ऑफ थर्स्ट। सो आपकी बॉडी के जो साइंस हैं उन पे आप रिलाय कर ही नहीं सकते, क्योंकि आपने बॉडी को उस तरह से ट्रेन ही नहीं किया, आपने उल्टे ढंग से ट्रेन किया है। तो अगर आपको ये लग रहा है कि मुझे प्यास नहीं लग रही है तो मुझे पानी नहीं पीना चाहिए, या मुझे भूख लग रही है तब मुझे खाना चाहिए, तो वो एक बहुत ही खतरनाक अप्रोच होगी मेरे हिसाब से, क्योंकि आपके बॉडी के जो थर्स्ट के सिग्नल्स हैं वो आप मार चुके हो, आपकी बॉडी के जो रियल हंगर सिग्नल्स हैं उनको आप मार चुके हो। तो आई होप इस एपिसोड को देखने के बाद में आपको पानी की इम्पोर्टेंस थोड़ी समझ में आई, और गोइंग फॉरवर्ड यू विल ड्रिंक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर। थैंक यू।